नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। दोस्तों सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, सबसे पहले इसको जानिए कि जैसा कि नाम से, ये हिंदी नाम से पता चल रहा है, कोशिकांग है ना, मतलब कि कोशिका का अंग। कोशिका किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिकांग। ठीक है, जिस चीज़ से मिलके बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। तो दोस्तों सेल स्ट्रक्चर के बारे में ही आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सेल वॉल। फर्स्ट जो सेल, मान के चलिए कि ये कोई एक सेल है, ठीक है, तो इसका जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा, है ना, जो सबसे बाहरी चीज़ होगा उसी को हम लोग बोलेंगे सेल वॉल। वॉल यानी दीवार, है ना, वॉल यानी क्या होता है दोस्तों, दीवार होता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोशिका का जो भित्ति हुआ है ना, कोशिका का जो भित्ति हुआ, आउटर लेयर ऑफ, है ना, आउटर लेयर ऑफ अ सेल। देखिए दोस्तों, ये जो है ये आपको पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जो हमारा एनिमल कोशिका है, मतलब कि हम लोग जैसे हो गए एनिमल कोशिका में आ गया, उसके बाद जो गाय भैंस ये सब है ना, एनिमल कोशिका में ये सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा झिल्ली या फिर सेल कोशिका झिल्ली। ये दोस्तों प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। तो क्योंकि एनिमल में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। वो क्या करता है, वो रक्षा करता है पूरे सेल का। समझ गए बात को। ठीक है, इसको हम लोग बाउंड्री ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बाउंड्री है ना, कोई भी चीज़ अगर कोशिका के अंदर प्रवेश करना चाहे, है ना, प्रोटीन ये सभी चीज़ें जो भी होता है, वो अगर कोशिका के अंदर प्रवेश करना चाहे तो उसको किससे परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा वो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सेलेक्टिवली चीज़ को अंदर जाने देता है कोशिका के अंदर, और बाकी जो चीज़ें कोशिका की ज़रूरत का नहीं होता है उसे नहीं जाने देता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अर्धपरागम्य झिल्ली, है ना, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेलेक्टेड चीज़ों को वो क्या करता है, कोशिका के अंदर जाने देता है। ठीक है, उसके बाद इसको बाउंड्री ऑफ सेल बोल सकते हैं ना, गार्ड बोल सकते हैं जो सेल का। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट और एनिमल में पाया जाता है। किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो ये बना हुआ था मेनली प्रोटीन से, और इसमें जो हमारा शर्करा कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी होता है ना। तो इन सभी चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ होता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो पाया जाता है हमारे कोशिका में, उसके बिना हम लोग चल फिर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, हर एक कोशिका में ये पाया जाता है। उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सूत्रकणिका। सूत्रकणिका, इसका खोज कौन किया था, तो इसका खोज किया था अल्टमैन ने। कौन खोज किया था, अल्टमैन। ठीक है, ये दो लेयर से मिलकर बना हुआ है। मान लिया जाए दोस्तों ये क्या है, एक जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो है, इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा। ये डबल लेयर से मिलकर बना, एक लेयर ये हो गया और एक लेयर ये हो गया। बाकी ये जो वाल है, ये जो वाल का मतलब दीवार का जो बाहरी झिल्ली है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये जो परत है इसको बोल सकते हैं क्या, क्रिस्टो। क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टो। ठीक है, ये हो गया दोस्तों क्रिस्टो। तो ये दो जो वाल है उससे मिलके बना हुआ है ना, दो लेयर से मिलके बना हुआ है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं श्वसन में। अगर आप लोग नहीं जानते तो फिर से समझिए कि श्वसन में क्या होता है, कि हम लोग जो ऑक्सीजन शरीर में लेते हैं ना, जो ऑक्सीजन शरीर में हम लोग लेते हैं ब्रीथिंग के माध्यम से, है ना, ऑक्सीजन जो लेते हैं वो हीमोग्लोबिन के द्वारा हर एक कोशिका में पहुंचता है, हर एक कोशिका में पहुंचता है। और वो क्या होता है, वो एटीपी का निर्माण कर देता है। क्या, किस चीज़ का निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है। और ये एटीपी का निर्माण कहाँ होगा, तो ये होगा यहीं पे क्रिस्टो के आसपास। समझ गए बात को। एटीपी का निर्माण करता है क्योंकि ये जो निर्माण हुआ वो एक चक्र चला, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स चक्र, है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र में क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। किस चीज़ का, एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। ये एक
ऊर्जा का टाइप्स है ना, ये एटीपी का निर्माण होता है किस चीज़ के माध्यम से, क्रेब्स चक्र के माध्यम से, क्योंकि क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स चक्र। इस साइकिल का खोज किसने किया था, क्रेब्स नाम का वैज्ञानिक था, वो किया था, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स चक्र। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। क्या, किस चीज़ का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। मतलब कि हीमोग्लोबिन द्वारा जो हमारा ऑक्सीजन है वो आया, और क्रेब्स चक्र में क्या हुआ कि एटीपी का निर्माण हो गया, कहाँ पे, तो वो हो गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। एटीपी क्या है, एटीपी एनर्जी है। अगर 38 एटीपी को मिला दिया जाए, है ना, 38 एटीपी मिलके बन जाता है ग्लूकोज। क्या बन जाता है, ग्लूकोज। ठीक है, और 38 एटीपी मिलके बन गया ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या देता है हमें, ऊर्जा। यही क्या है, ऊर्जा का फॉर्म का नाम क्या, ऊर्जा फॉर्म का नाम क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, क्योंकि ये हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। कौन देता है एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल का पावर हाउस किसे बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। इसको दो नाम से जान सकते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, ऊर्जागिरी इसको बोल सकते हैं ना, ऊर्जागिरी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमने बात किया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है। ये थोड़ा लॉजिकल चीज़ है, आप अगर अच्छे से समझेंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि डबल लेयर होता है, क्रेब्स चक्र चलता है जिसमें एटीपी का निर्माण होता है, 30 एटीपी मिलकर ग्लूकोज बनाता है जो कि ऊर्जा है। ठीक है, ये डबल लेयर से मिलकर बना हुआ है, और ये इसका जो वाल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टो। ठीक है, आगे समझते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। किस चीज़ के बारे में, गोल्जी बॉडी दोस्तों एक गाड़ी की तरह काम करता है। जैसे कि अगर हम लोग देखा जाए तो भारत के किसी राज्य में बहुत ज़्यादा गेहूं का खेती होता है और किसी राज्य में बहुत ज़्यादा धान का खेती होता है। तो ऐसा थोड़ी है कि जिस राज्य में गेहूं का खेती होता है तो सिर्फ और सिर्फ वो गेहूं ही खाएंगे, नहीं, चावल भी वो खाते हैं। तो कैसे होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से सब एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाया जाता है। तो सेम वही काम करता है, गाड़ी का काम करता है, ट्रक का काम करता है कौन, गोल्जी बॉडी। किस चीज़ का कौन काम करता है, ये परिवहन का काम करता है ना, परिवहन का काम करता है। जैसे कि शरीर का कोई एक पार्ट जो है, एक अंग जो है, क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है उससे। ठीक है, तो उसमें एनर्जी का क्या होगा, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जैसे कि अगर बात किया जाए, हाथ हम अगर बढ़ा रहे हैं अभी, तो हाथ से मतलब कि मुंह से ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमें, हमारे जीव को क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, मतलब शरीर के इधर इस वाले भाग को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन एनर्जी तो पैर में भी बन रहा है। तो उस एनर्जी को कौन उठा के लाएगा, तो वो लाएगा हमारा गोल्जी बॉडी। ठीक है, कहीं पे प्रोटीन का जरूरत है तो जहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा है वहाँ से उठा के उस जगह पे दे देंगे। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं आया, आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं रसधानी के बारे में। रसधानी क्या होता है दोस्तों, रसधानी हो गया जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रस और धानी, है ना, रस और धानी, मतलब कि रस टाइप का कुछ उसमें होगा। तो जो हमारा शरीर में 65% वाटर होता है, तो वो कहाँ होता है, वो यहीं पे होता है। ठीक है, तो ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, वाटर से मिलकर बना हुआ है। तो राजधानी में क्या होता है दोस्तों, वाटर। ठीक है, तो ये था दोस्तों कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग और भी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स बचे हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।